स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। वंदे भारत की पहली खबर में आज हम आपको दिखाएंगे कि G20 की मेजबानी को तैयार भारत कैसे वसुधैव कुटुंबकम को लेकर सजग है और प्रधानमंत्री मोदी कैसे भारत की तरक्की में दुनिया का भविष्य देख रहे हैं। दुनिया में विस्तारवाद का जाल बुन रहे चीन को भारत के बढ़ते कद से मिर्ची लग रही है और शी जिनपिंग ने G20 में हिस्सा लेने के लिए अपनी जगह ली कियांग को भेजने का फैसला किया है। लेकिन चीन की मंशा पर भारत से लेकर अमेरिका तक कैसे ट्रिपल अटैक कर रहा है, अगली खबर में आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही उस चिट्ठी का भी जिक्र करेंगे जिसको लेकर आज चर्चा और सियासी गलियारों में खूब हो रही है। यह चिट्ठी कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी है, जिसमें संसद के विशेष सत्र के एजेंडे को लेकर सवाल पूछे गए हैं। क्या देश अब इंडिया की जगह सिर्फ भारत नाम से जाना जाएगा? ये बहस चर्चा का विषय बनी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन से लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज इस मुद्दे पर क्या कहा, वंदे भारत में आपको वो भी सुनवाएंगे और आखिरी खबर में आपको दिखाएंगे कि कैसे वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और इलेक्शन कमीशन इसको लेकर कितना तैयार है। तो आइए खबरों की शुरुआत करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर के साथ, जिनका ग्लोबल विजन हमेशा ही भारत की तरक्की से दुनिया भर को जोड़ने का रहा है और इसी वजह से G20 समिट का जो थीम है वो वसुधैव कुटुंबकम की तरह सजाया गया, तैयार किया गया। पीएम मोदी का फोकस दुनिया को उन देशों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना है जो कि वैश्विक मंच पर हाशिए पर नजर आते हैं और इसी वजह से वो लगातार ग्लोबल साउथ की बात उठा रहे हैं। पीएम मोदी ने G20 से ठीक पहले एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे भारत की तरक्की में दुनिया को उम्मीद नजर आने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी भारत के उदय में दुनिया का उज्जवल भविष्य देख रहे हैं। पीएम मोदी को पूरा विश्वास है कि G20 सम्मेलन में पूरी दुनिया की उन्नति का खाका तैयार होगा और इसमें भारत की भूमिका निर्णायक होगी। G20 समिट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने moneycontrol.com को एक स्पेशल इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने G20 से दुनिया के विकास का विजन पेश किया। वसुधैव कुटुंबकम। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। हमारे लिए पृथ्वी एक परिवार की तरह है और किसी परिवार में हर एक सदस्य का भविष्य हर दूसरे सदस्य के साथ गहराई से जुड़ा होता है। यही G20 को लेकर हमारा नजरिया है। सबका साथ, सबका विकास। पीएम ने कहा कि हमने पिछले 9 सालों में अपने देश के अंदर भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के नजरिए का पालन किया है। आज इस मॉडल की सफलता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है। दुनिया को भारत से उम्मीद। विश्व के नेता भारत को किस नजरिए से देखते हैं, इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि जब विश्व भर के नेता मुझसे मिलते हैं तो भारत को आशा भरी नजरों से देखते हैं। वो लोग भी मानते हैं कि भारत के पास देने के लिए बहुत कुछ है। ऊर्जा से प्रकाशित भारत। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत इतना आगे कैसे बढ़ा, इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने ऊर्जा की खपत कम करने की बजाय रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया है। आज देश की सौर ऊर्जा क्षमता 20 गुना बढ़ी है। पवन ऊर्जा के मामले में हम दुनिया के टॉप 4 देशों में शामिल हुए हैं। टॉप 5 इकोनॉमी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये एक उपलब्धि है क्योंकि एक ऐसी सरकार है जिस पर लोगों को भरोसा है और बदले में सरकार को भी देश के लोगों की क्षमताओं पर भरोसा है। महंगाई पर गंभीर। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने महंगाई को काबू में रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे पहले कोरोना और बाद में यूक्रेन वॉर के बीच 2022 में दुनिया के मुकाबले भारत की महंगाई कम रही है। पीएम मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था, एजुकेशन, सोशल एम्पावरमेंट में रिफॉर्म किया गया। रक्षा बंधन पर सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं। G20 से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी एक इंटरव्यू सामने आया है। G20 शिखर सम्मेलन के इनविटेशन कार्ड्स पर इंडिया की जगह भारत लिखे जाने पर चल रहे विवाद पर उन्होंने रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत नाम पर आपत्ति जता रहे हैं उन्हें एक बार संविधान पढ़ लेना चाहिए।
India, that is Bharat. It is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read it. I think when you say Bharat, in a sense, a meaning and a understanding and a connotation that comes with it, and that is reflected in our constitution as well. G20 में यूक्रेन वॉर पर चर्चा भी हो सकती है। अलग अलग देश इसमें अपने मुद्दे उठा सकते हैं। इस पर एस जयशंकर ने कहा कि कोई भी देश अपनी राष्ट्रीय स्थिति रखने की कोशिश कर सकता है। I think at different points of time in G20, there have been some presidents or prime ministers who, for whatever reason, have chosen not to come themselves. But that country and that country's position is obviously reflected by whoever is the representative on that occasion. G20 को लेकर भारत का विजन क्लियर है। वसुदैव कुटुंबकम की थीम पर हो रहे इस ग्लोबल समिट में भारत का मकसद पूरी दुनिया की भलाई है और चर्चा इसी थीम पर केंद्रित रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो बात G20 की हो रही है तो चीन की जरूर होनी चाहिए, क्योंकि चीन वैसे तो दुनिया भर में अपनी डिप्लोमेटिक सक्रियता दिखाता रहता है। यूक्रेन वॉर जब सबसे भयानक दौर में था तब भी शी जिनपिंग रूस जा पहुंचे थे, लेकिन भारत में हो रही G20 समिट से चीन को जलन हो रही है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सम्मेलन में हिस्सा लेने से पीछे हट गए और अपने प्रधानमंत्री ली क़ियांग को भेज दिया। चीन की हर हरकत पर पूरी दुनिया की नजर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से लेकर यूएन में स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने चीन को आईना दिखाया तो अमेरिका ने चीन को सबसे बड़ा स्पॉइलर बता दिया। दिल्ली G20 की मेजबानी के लिए तैयार है। मेहमानों के भारत आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन समिट से ठीक पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत आने का प्लान कैंसिल कर दिया और उनकी जगह चीन के प्रधानमंत्री ली क़ियांग भारत आ रहे हैं। एंड वक्त पर शी जिनपिंग का दौरा कैंसिल करने के बाद तमाम तरह की अटकलें शुरू हो चुकी हैं और इसकी वजह ये तस्वीर भी बताई जा रही है। ये तस्वीर ब्रिक्स समिट की है, जिसमें पीएम मोदी आगे आगे कुछ कहते हुए चल रहे हैं और उनके ठीक पीछे चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग उनसे कुछ बातचीत करते हुए चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि ब्रिक्स में चीन भारत से द्विपक्षीय बातचीत चाहता था, जबकि भारत ने साफ मैसेज दे दिया है कि जब तक एलएसी पर चीन तनाव नहीं घटाएगा, भारत टॉप लेवल पर द्विपक्षीय बातचीत में शामिल नहीं होगा। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि भारत की तरक्की चीन को पच नहीं रही है और चीन में लगातार बिगड़ते हालात की वजह से शी जिनपिंग घर में ही सवालों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने G20 से दूरी बनाई है। जिनपिंग के इस फैसले को लेकर उन पर ट्रिपल अटैक हुआ है और पहला प्रहार किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया कि शी जिनपिंग आए या ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। That may be the way you would characterize it. I mean, for me, anybody would try to put across their national position, try to maximize their negotiating position, if you would. I think you should wait and see what actually happens in the negotiation. एक तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रहार किया तो दूसरी तरफ यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने आतंक पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगाते हुए घेरा। The working methods of the United Nations Security Council sanctions committees continue to dent the credibility of the UN Security Council. For genuine, evidence-based listing proposals for globally sanctioned terrorists to be blocked without giving any due justification is uncalled for and smacks of doublespeak when it comes to the Council's commitment in tackling the challenge of terrorism. The working methods of sanctioned committees must emphasize transparency, objectivity in listing and delisting, and should not be based on political consideration. इस बीच अमेरिका भी अच्छी तरह से समझ रहा है कि चीन भारत में आयोजित होने वाले G20 को मकसद से भटकाना चाहता है। अमेरिकी NSA जैक सुलिवन ने कहा है कि चीन इस आयोजन को खराब कर सकता है, लेकिन भारत ऐसा नहीं करने देगा। As far as the question of tensions between India and China affecting the summit, really that's up to China. If China wants to come in and play the role of spoiler, of course that option is available to them. What I think the chair, India, will encourage them to do, what we, the United States,
and every other member, virtually every other member of the G20 will do is encourage them to come in a constructive way on climate, on multilateral development bank reform, on debt relief, on technology, and set aside. यानी चीन की चालबाजियां दुनिया समझ चुकी है। भारत के बढ़ते कदमों से जिनपिंग की टेंशन अब जग जाहिर है, लेकिन ये तय है कि पीएम मोदी की लीडरशिप में हो रहे इस समिट को मकसद से अटकाने भटकाने की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। इधर सरकार ने संसद का विशेष सत्र क्या बुलाया, इस पर जमकर सियासत होने लगी। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के नेता यानी कि सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री मोदी से विशेष सत्र का एजेंडा पूछा और इसके अलावा उन्होंने देश के कई मुद्दों पर भी पीएम के सामने अपनी बात रखी। उधर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोनिया की चिट्ठी का जवाब भी दे दिया है। संसद के स्पेशल सत्र का एजेंडा क्या होगा, इसे लेकर अभी तक सस्पेंस है। इस बीच सत्र को लेकर सियासत होने लगी है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को संसद के स्पेशल सत्र को लेकर चिट्ठी लिखी है। सत्र का एजेंडा पूछते हुए सोनिया गांधी ने चिट्ठी में लिखा कि विपक्ष को विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में जानकारी नहीं है। आमतौर पर विशेष सत्र से पहले बातचीत होती है और आम सहमति बनाई जाती है। इसका एजेंडा भी पहले से तय होता है और सहमति बनाने की कोशिश होती है। ये पहली बार है कि कोई बैठक बुलाई जा रही है और एजेंडा तय नहीं है, न ही सहमति बनाने का प्रयास किया गया। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में 9 मुद्दे भी उठाए हैं। उन्होंने चिट्ठी के जरिए पीएम को बताया कि विपक्ष 9 मुद्दों पर चर्चा चाहता है। सोनिया की चिट्ठी के मुद्दे: बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, असमानता और एमएसएमई संकट। एमएसपी को लेकर सरकार द्वारा किसानों से किए गए वादे, अडानी समूह पर खुलासे की जेपीसी जांच, मणिपुर हिंसा और सामाजिक सद्भाव पर खतरा, हरियाणा जैसे राज्यों में सांप्रदायिक तनाव, चीन की भारतीय संप्रभुता को चुनौती, जातीय जनगणना की जरूरत, केंद्र राज्य संबंधों को नुकसान, कुछ राज्यों में बाढ़ और कुछ में सूखे का प्रभाव। सोनिया गांधी ने चिट्ठी में कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि रचनात्मक सहयोग की भावना से इन मुद्दों को आगामी विशेष सत्र में उठाया जाएगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि INDIA गठबंधन ने तय किया है कि हम संसद के विशेष सत्र का बॉयकॉट नहीं करेंगे, क्योंकि ये मौका है कि विपक्ष अपने मुद्दे उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। क्या देश का नाम इंडिया की बजाय भारत ही रहेगा? इस पर अभी तक औपचारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन सरकारी उपयोग में इंडिया की जगह भारत लिखे जाने के बाद सियासी महाभारत जारी है। विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं, लेकिन सियासत की एक शख्सियत ऐसी भी है जिन्होंने सरकार और विपक्ष दोनों को घेरा है और उनका नाम है मायावती। मायावती ने कहा है कि दोनों ही नाम देश के हैं, लेकिन विपक्ष के इंडिया नाम रखने के बाद ये सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। संविधान में भले ही लिखा हो इंडिया दैट इज भारत, लेकिन राष्ट्रपति के न्योते में इंडिया की जगह भारत लिखने के बाद छिड़े सियासी महाभारत थम नहीं रही। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी कुछ ज्यादा ही अधीर हो गए और उन्होंने सरकार को राष्ट्रपति भवन को खाली करने और गोला दागकर उड़ाने की सलाह दे दी। मुझे ये लगता है इंडिया नाम से आप डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री खुद इंडिया नाम से डरे हुए हैं। और आप थोड़ा गौर करके देखो कि जिस दिन से इंडिया नामक गठबंधन बने हैं हमारा देश में, मोदी जी की नफरत इंडिया के खिलाफ बढ़ते गए हैं। कभी कहते हैं इंडियन मुजाहिदीन, कभी कहते हैं ईस्ट इंडियन, अभी कहते हैं कि महामहिमा भारत। इंडिया नाम हटा देना चाहते हैं, लेकिन भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल की 1 नंबर पे है। और अगर इतना इंग्रेज के खिलाफ और इंग्रेज की गुलामी की चलते बीजेपी पार्टी को इतना बुरा लगते तो ये राष्ट्रपति भवन को त्याग करना चाहिए। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दोनों पक्षों पर हमला किया। उन्होंने कहा कि सरकार संविधान में छेड़छाड़ कर रही है और इसका मौका विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर सत्ता पक्ष को दिया है। सच्चाई तो ये है कि देश के नाम को लेकर
अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के एनडीए को या खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया है, या फिर ये कहा जाए ये सब कुछ सत्ता पक्ष व विपक्ष की अंदरूनी मिली भगत से हो रहा है, इसकी भी आशंका है। ये भी